Hello guys, good evening. This is Archana and welcome in my YouTube channel NL Sir Psychological Hub Classes. गाइस लास्ट क्लास में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन. आई होप गाइस आपको वो डिफरेंस समझ में आया होगा. और आज मैं बात करूँगी एवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट की. इवोल्यूशन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था. और इवोल्यूशन जो है वो शिक्षा को जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ का, जो उसका जो स्कूल एज है उसकी स्कूल एज की लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इवोल्यूशन. विदाउट इवोल्यूशन हम ये डिसाइड नहीं कर सकते किसी बच्चे की प्रगति, उसका जो उसके बिहेवियर में चेंज जो आ रहा है वो पॉजिटिव अच्छा बिहेवियर में चेंज जो आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है, वो बच्चा बेसिकली कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है. तो इवोल्यूशन का जो मेन पर्पज है वो ये है. तो इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में आज मैं बात करूँगी गाइज. डिफरेंस अगर तीनों में आपको समझ में आ गया है तो आप अच्छी बात है. और अगर किसी ने वीडियो अभी तक मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और तीनों में क्या डिफरेंस है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. क्योंकि आपके तीन वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज होता है, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन. और इनसे क्वेश्चंस भी आपके सीटेट के पेपर में पूछे जाते हैं और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं. चलिए बात करते हैं सीसीई की. गाइस मैंने थोड़ा जो कंटेंट है वो मैंने डिटेल में लिखा है. शॉर्ट ट्रिक में मैं बिलीव करती हूँ, बट जब एक्चुअली मेरा जो पढ़ाने का वो जो पैटर्न है वो ये है कि शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी होती हैं, बट कब, जब हमें उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो. अदरवाइज आपका जो सीटेट का पेपर है, स्पेशली जो सीटेट की मैं बात कर रही हूँ, उसमें जो अप्लाइड मोड के क्वेश्चंस आते हैं वो आप तभी कर पाएंगे जब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा. राइट. तो उस क्रिस्टल क्लियर करने के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. शॉर्ट में हम अगर जाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. सीसीई के बारे में कंटेंट मैंने लिखा हुआ, उसको आप पढ़िएगा. जहाँ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. मैं जनरल बात करूँगी सीसीई की, जो इसमें मैंने लिखा है. तो जो सीसीई है वो सबसे पहले आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो सीसीई ऐसे जनरली उसके बारे में जो 1986 की पॉलिसी है उसमें बात की गई है. क्यों? क्योंकि जो आपके विभिन्न जो आपके डिफरेंट जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने जो आपका कोठारी कमीशन है उसमें भी इवैल्यूएशन की कुछ खामियों को लेकर बात की गई. और आपका जो 1952 का जो आपका मुदालिर कमीशन है उसमें भी इवैल्यूएशन की खामियों को लेकर बात की. साथ ही आपका जो इससे पहले जो राधा कृष्णन कमीशन है 1948 का, इसमें भी इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस में उसमें जो खामियां थी उसको लेकर जो पॉलिसी मेकर्स थे वो पिछले सालों में बात कर रहे थे, लेकिन सुधार कुछ भी नहीं हो पा रहा था. 1986 की पॉलिसी में इन्हीं सारे कमीशंस की बात को ध्यान में रखते हुए सीसीई का कॉन्सेप्ट के बारे में लागू करने के बारे में बात की गई, जिससे कि जो बच्चे का जो रियल जो उसकी जो उसका जो डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं, ऑल ओवर डेवलपमेंट है, वो हो सके. अभी तक जो इवोल्यूशन का जो पैटर्न था वो क्या कर रहा था, वो बच्चों की सिर्फ और सिर्फ जो उसका जो प्रगति थी वो आंकड़ों के रूप में बता रहा था कि इस बच्चे ने आंकड़े दे देते थे और वो कितने रिलीवेंट होते थे आंकड़े कोई नहीं बता सकता. और एक चीज़, सतत रूप से इवोल्यूशन उतना अच्छे से नहीं हो रहा था, जिससे कि जो बच्चे का जो रियल जो डेवलपमेंट होना चाहिए, ऑल ओवर डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था. क्योंकि इंडिविजुअली इवैल्यूएशन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था. आपका सामूहिक रूप से एक पेपर ले लिया जाता था, पेपर पेंसिल टेस्ट बेसिकली इस पर बेस्ड होता था. रिटन एग्जाम, थ्योरेटिकल एग्जाम ले लिया जाता था. फाइनली आपको उस एग्जाम के बेस पर आपका कितना डेवलपमेंट हुआ, आपने कितना लर्निंग किया, इसके बारे में आपको फाइनल एक रिजल्ट बनाकर दे दिया जाता था, जो कि पॉलिसी मेकर्स ने इनका रिव्यू किया और उसमें खामियां बताई. तो इसी के तहत सीसी का कॉन्सेप्ट लाया गया और इसको जो एनसीएफ 2005 के जो करिकुलम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, गाइस कभी मैं एनसीएफ के बारे में भी डिटेल में बात करूंगी, उसमें सीसी के कॉन्सेप्ट को लागू को कैसे किस तरीके से अप्लाइड किया सकता है, विभिन्न सब्जेक्ट में इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं सीसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए, इसके बारे में बात की गई. फाइनली 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इस प्रपोजल को अप्लाई करने की बात की गई. ठीक है. तो
राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो मेन पर्पज है वो ये है कि बच्चे का एक तो जो शिक्षा का अधिकार है वो बच्चे का एक अधिकार है, ना कि कोई एक उसका, ये भारत सरकार की, एक हमारे स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रत्येक बच्चे को चाहे वो जेंडर वाइज विदाउट आपका क्लास वाइज, चाहे वो किसी भी क्लास से आता हो, मिडिल लोअर अपर, अदरवाइज वो मेल हो फीमेल हो गर्ल हो बॉय हो, अदरवाइज वो किसी भी कास्ट से आता हो, है ना। सोसाइटी में जो डिफरेंट जो बायसनेस है उसको दूर करते हुए प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा का जो अधिकार है उसको लागू करने की बात की गई, और इसमें बच्चों के जो अधिकार हैं शिक्षा से रिलेटेड उनके बारे में बात की गई। तो इसी के तहत सीसी कॉन्सेप्ट में की भी इसमें बात की गई, और फाइनली 2009 में ही सीबीएसई के द्वारा इसको स्कूलों में अप्लाई किया गया, और जो आपके प्राइमरी 6 to 10th लेवल तक किया गया, और कुछ स्कूलों में इसको 12th लेवल पर भी अप्लाई किया गया। अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो ये स्कूल बेस्ड एक सिस्टम है, स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन का एक पार्ट है। स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, उसमें देखिएगा क्या है, उसका एक पार्ट है जो कि स्टूडेंट्स के जो डेवलपमेंट के ऑल फीचर्स को कवर करता है। डेवलपमेंट का कोई एक फीचर्स नहीं होता है ना, जितने भी डेवलपमेंट की फीचर्स हैं सबको कवर करता है, सर्वांगीण विकास की बात करता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करता है ये। और it is a development process of assessment that stresses two-fold objective: continuous in evaluation and assessment। continuous का जो यहाँ पर जो मतलब है, अभी मैं थोड़ी देर पहले रिव्यू पढ़ रही थी विभिन्न पॉलिसी मेकर्स का, रिव्यू में बात की गई है कि जो सीसी जो आज लागू किया गया है उसको लागू करने का भी सही तरीका नहीं है जो स्कूल में लागू किया गया। कॉन्टीन्यूस से मतलब निकाल रखा है टीचर्स ने, या फिर जो आपके एजुकेटर्स हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, प्रिंसिपल हो गए, आपके वाइस प्रिंसिपल हो गए, जो इन एवेल्यूशन जो आपका एग्जामिनेशन होल्डर होते हैं, इनका सीधे सीधे उन्होंने मतलब लिखा रखा है कि टाइम दर टाइम, मतलब हर 3 महीने में या हर 1 महीने में या फिर वीकली तक। इतना ज़्यादा मतलब बर्डन स्टूडेंट्स पे लादा जा रहा है। पता चला कि एक चैप्टर फिनिश नहीं हो पाया, दूसरे चैप्टर का तो टेस्ट होने लगा, तो इस कॉन्टीन्यूअस से ये मतलब निकाल लिया। बट उनके अकॉर्डिंग सीसी के में जो सी से मतलब है वो ये है कि उनके सीखने की जो प्रगति है उसका कॉन्टीन्यूअसली इवैल्यूएशन होता रहे। वो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई एग्ज़ाम ही करवाए जाएं, बिल्कुल बेसिकली जो बाकायदा एग्ज़ाम होते हैं आपके, वो ज़रूरी नहीं है। मेन पर्पज़ है यहाँ पर कॉन्टीन्यूअस का, उनके सीखने की प्रगति में हमेशा सुधार होता रहे। अब उसके लिए आप कोई भी टेक्निक अपना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कोई एग्ज़ाम ही करवाएं, कोई टेस्ट ही लें। इससे क्या होगा, बच्चे पर स्ट्रेस बढ़ेगा। ऐसा मैंने अभी जो मैं रिव्यू पढ़ रही थी वो पढ़ा। तो मेन जो कंटिन्यूअस का जो पर्पज़ है वो इसलिए है कि प्रगति का, उसके बच्चे की प्रगति का, उसके डेवलपमेंट का, उसमें सुधार करने के लिए उसका जो इवैल्यूएशन है वो किया जा सके। ज़रूरी नहीं इसके लिए एग्ज़ाम ही, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। जो आपका जो सेकेंड टर्म है गाइस, कॉम्प्रिहेंसिव को लास्ट में मैंने बताया था कि द सेकेंड टर्म कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स दैट द स्कीम ट्राइज टू कवर बोथ द स्कॉलिस्टिक एंड द को एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपका ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं इससे रिलेटेड। इस कॉम्प्रिहेंसिव जो वर्ड है इससे रिलेटेड ये दोनों एरिया को कवर करता है, स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक आपका स्कॉलिस्टिक जो होता है वो क्लास से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आपका एग्ज़ाम हो गया, कोई क्वेश्चन आंसर जो आपका सेशन है, अदरवाइज आपका क्लास में कोई टेस्ट लिया जा रहा है, मतलब कुल मिला के ये पढ़ाई से रिलेटेड है। लेकिन जो आपका को स्कॉलिस्टिक है मतलब वो उसका मतलब है क्लास के बाहर की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, वो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे रिलेटेड जो आपका एक वो भी एस्पेक्ट है, एक बच्चे के जो इसकी जो पर्सनालिटी होती है उससे निखर कर आती है। ऐसा मैंने एज ए टीचर आई हैव ऑब्जर्व मैनी टाइम्स कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट मैंने बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व किए हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो व्हेन आई वॉज ए स्टूडेंट, कि ज़रूरी नहीं आपका पढ़ने के फील्ड में ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है वो पढ़ने की फील्ड में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हो, बट जब आपके उसके जो आपके
एनुअल गेम्स हों, अदरवाइज कोई एक्टिविटीज़ हो, उसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस उसका रहता है, उसका इंटरेस्ट रहता है। तो ये भी एक बच्चे की जो लर्निंग है, प्रगति है, इसका एक पार्ट है। ये भी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जो आपके इतने ज़्यादा आपके कह सकते हैं जो आपके प्लेयर्स हैं, इनको आप ऑब्जर्व कर लीजिए, देखिए इनका हो सकता है मे बी क्लास में जो परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना रहा हो, फिर भी इनका अचीवमेंट लेवल कितना हाई है। तो इंटरेस्ट की बात होती है, जिस बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो, हर एक फील्ड को हमें उस ध्यान में रखते हुए, बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमें उसकी लर्निंग करवानी चाहिए, और उसका बाकायदा उसका असेसमेंट भी होना चाहिए। तो इस फील्ड का असेसमेंट करने के लिए जो आपके क्लास के बाहर का जो एक्टिविटीज़ हैं आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड, उनको असेसमेंट करने के लिए को स्कॉलिस्टिक पार्ट है। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव का जो हिंदी मीनिंग है वो व्यापक से यही मतलब है, सिर्फ क्लास की एक्टिविटीज़ से नहीं। मतलब उसने कितना साइंस समझ लिया, कितना विज्ञान मैथ समझ लिया, कितना इंग्लिश रट लिया, कितने इंग्लिश के रूल्स रट लिए, कितने हिंदी के रूल्स रट लिए, इससे ही नहीं, इसके जो इतर जो एक्टिविटीज़ हैं उनका भी आपका बच्चे की परफॉर्मेंस को हमें ऑब्जर्व करना है और उसको असेसमेंट करना है, और उसको फाइनली हमें जज करना है इवैल्यूएशन के तहत। चलिए अब बात करते हैं एम्स ऑफ सीसी के फाइनली कुछ एम्स क्या हैं गाइस। मैंने इनको पॉइंट में सारे इसलिए लिखे हैं कि कभी कभी एज इट इज़ आ जाते हैं, आपके 3 ऑप्शन इसमें से होंगे, एक नहीं होगा, तो या फिर आपका कोई एक होगा बाकी के 3 नहीं होंगे। या आजकल तो आपका सीटेट का पैटर्न आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा हाई लेवल का टफ होता चला जा रहा है, बोथ ए एंड बी, राइट, बोथ ए बी एंड सी, बोथ सी एंड ई, इस टाइप का जो पैटर्न है आपका बनता चला जा रहा है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। शॉर्ट ट्रिक में भी आप फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रही हूँ, इसलिए आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। जब आपको कभी दोबारा सीसी पढ़ाने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो सीसी का जो मेन आपके एम्स हैं वो है, फर्स्ट है मेक असेसमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलर, जो असेसमेंट है उसको रेगुलर करना, ठीक है, रेगुलरली असेसमेंट करना सीसी का जो मेन कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि जो पहले के जो आपके इवैल्यूएशन की जितनी भी प्रोसेस थी वो रेगुलरली इवैल्यूएशन असेसमेंट स्कूलों में नहीं हो रहा था, वो फाइनली एक एग्ज़ाम होता था, आपके हाथ में एक मार्कशीट थमा दी जाती थी, उसके तहत आपको कह सकते हैं जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको पोजीशन अगर आई तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपकी जो भी क्लास में पोजीशन आई वो लिख के और आपको अच्छा, बुरा, ठीक, एवरेज, इस टाइप के कैटेगरी में डिवाइड करके आपको फाइनल मार्कशीट दे दी जाती थी। इसी को दूर करने के लिए सीसी लाया गया, और इसीलिए इसका जो मेन एम है वो यही है कि रेगुलरली असेसमेंट हो सके, असेसमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जा सके और कॉन्टीन्यूस रेगुलर तरीके से बनाया जा सके, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव का मैंने आपको मतलब समझा दिया है। नेक्स्ट जो आपका सेकेंड पॉइंट है वो है प्रोवाइड स्पेस फॉर द टीचर फॉर प्रोलिफिक टीचिंग, जो आपकी जो टीचिंग के लिए आप उनको बाकायदा उनको स्पेस प्रदान किया जा सके टीचर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड अ टूल फॉर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एक सीसी का जो मेन एक मतलब एक एम ए भी है कि उनको टीचर्स को एक टूल डिटेक्शन और करेक्शन के लिए आपके अंदर क्या कमी है पहले इसको पहचान कर सके टीचर्स। आप टीचर्स पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि पता चला किसी बच्चे के 6 महीने बाद पेरेंट्स आए, उन्होंने कहा क्या आप हमारे बच्चे को सिखा रहे हैं, 6 महीने होने के आए, इसने अभी एक पोएम नहीं याद कर पाई है, इस तरीके के पेरेंट्स की शिकायत रहती है। अदरवाइज़ जो आपके मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो आपके ऑफिस के लोग होते हैं, वो आपको इस तरीके का आपसे क्वेश्चन करते हैं, चूँकि आप जिस काम को करने जा रहे हैं हर काम की किसी न किसी अकाउंटेबिलिटी होती है, राइट। तो अकाउंटेबिलिटी को ही प्रूव करने के लिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, एज ए टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि हम डिटेक्शन और करेक्शन दोनों पर ध्यान दे सकें। तो ये कब ध्यान दे सकेंगे, जब हम सीसी के बारे में सीसी को अच्छे से स्कूल में अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर है प्रोड्यूस लर्नर्स विथ ग्रेटर स्किल। उसके अंदर लर्नर्स जो आपके लर्नर हैं उनके अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट कर सकें, उनको प्रोड्यूस उनके अंदर उत्पन्न कर सकें,
ठीक है। जब आपका आपकी कमियों पर ध्यान दिया जाएगा रेगुलरली और कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी, तो डेफिनेटली आप में स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं गाइज, यहाँ पर हेडिंग है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ये ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE। तो उसमें फर्स्ट है, एक्चुअली ये टाइपिंग एरर हो गई है, आपका फर्स्ट है, यहाँ से फर्स्ट नंबर शुरू होता है। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट 7 नंबर से कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं CCE के। CCE के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अ लर्नर सेंटर एक्टिविटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लर्नर सेंटर्ड ये कहने में जितना इजी है, इसको अप्लाइड करना टीचर्स के लिए स्पेशली बहुत टफ सिचुएशन होती है। अपनी जो आपका सेशन होता है क्लास का, उस सेशन को लर्नर सेंटर्ड बनाना इज रियली रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी टीचर्स। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी बनाई जा सके। बच्चे क्या सीखना चाहते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को सिखाना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर है, गाइस ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर हो गई। ये आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव है, टू मेक द असेसमेंट प्रोसेस एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट है टू मेक अ फेयर जजमेंट एंड टेक टाइमली डिसीजन फॉर लर्नर्स ग्रोथ, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग पेस एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ये भी आपको पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड स्कोप फॉर लर्नर्स फॉर सेल्फ असेसमेंट। CCE जो है ये सेल्फ असेसमेंट की भी बात करता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था व्हाट इज असेसमेंट and why this is important. What is the need of self assessment for a particular student? Self assessment basically is for actually this is a very effective self assessment. सारे असेसमेंट इम्पॉर्टेंट है और आवश्यक भी हैं और अच्छे भी हैं, बट सेल्फ असेसमेंट अगर कोई स्टूडेंट्स अगर अपना करता है तो रियली दिस इज़ वेरी 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 गुड एक्टिविटी। क्यों? जब बच्चे खुद अपनी कमियों को पहचानने लगेंगे। लेकिन सेल्फ असेसमेंट जो होता है आपकी हायर लेवल की क्लासेस में ज़्यादा, मतलब हायर लेवल से मतलब है आपका 9 से, क्योंकि इससे पहले जो बच्चे होते हैं उनका एटीट्यूड डेवलप नहीं होता कि हमारे अंदर क्या कमी है और उसको कमी को कैसे दूर करें। ठीक है। तो CCE का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है। आपका लास्ट है टू यूज़ द एवेल्यूशन प्रोसेस फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट थ्रू डिटेक्शन एंड करेक्शन। इसकी मैंने आपको बात की, डिटेक्शन और करेक्शन को ध्यान में रखते हुए उसके अचीवमेंट की जो प्रोसेस है उसमें सुधार करना। अब लास्ट आपका जो आगे मैंने लिखा है वो है फीचर्स ऑफ कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसके फीचर्स क्या हैं गाइस? जो मैंने पॉइंट लिखे हैं उसको एज इट इज़ आपके एग्जाम में ऐसे ही लाइन लिखी हुई आ जाती हैं, तो आप अगर इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप कभी भी CCE को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। फर्स्ट है जो CCE है टेक्स केयर ऑफ कंटिन्यूअल एंड पेरियोडिकली फीचर्स ऑफ असेसमेंट। इसका जो इसका एक अच्छा फीचर्स है जी पेरियोडिकली है, मतलब आपका टाइम टू टाइम आपका असेसमेंट होता रहता है। बट मैंने जैसा कि बताया कि ज़रूरी नहीं उसके लिए एग्ज़ाम होल्डर कोई एग्ज़ाम ही करवाएं, आपका ज़रूरी नहीं हर 3 महीने में ही हो या हर वीकली हो। आपका आज हो सकता है, आज की क्लास में मुझे लगा आपके सीखने में ये प्रॉब्लम है, किसी भी इंडिविजुअल भी होता है ये इंडिविजुअल। आप पता चला कि क्लास में 20 स्टूडेंट है, उसमें एक स्टूडेंट है किसी, मान लीजिए मैं PPT बनाना सिखा रही हूँ बट आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो वो नहीं सीख पा रहा है, तो मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है उसकी जो उसकी प्रॉब्लम है उसको वहाँ पर दूर करते हुए उसको आगे बढ़ाना, मतलब उसको सिखाते हुए उसको सारे स्टूडेंट के उसके साथ में लाना। ठीक है। नेक्स्ट है जो CC है एलिमेंट्स ऑफ CC टेक केयर ऑफ असेसमेंट ऑफ ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनालिटी के कई एस्पेक्ट होते हैं आपका, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, मोरल डेवलपमेंट हो, आपका वैल्यूज़ जो हैं वो डेवलपमेंट हो, आपका जो एटीट्यूड डेवलपमेंट, आपके एटीट्यूड्स कैसे बन रहे सोसाइटी को लेकर या फिर वर्ल्ड को लेकर। ठीक है। तो ये सारे डेवलपमेंट का जो आपका है ये ध्यान रखता है, मतलब इन सबको कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास।
थर्ड नंबर है सीसी जो है, ये दोनों इंक्लूड करता है स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक। ये पॉइंट मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, आई होप गाइस, और आपको समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। सीसी इवैल्यूएशन इंक्लूड्स बोथ स्कॉलिस्टिक एज वेल एज को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द पपिल्स ग्रोथ। ठीक है, स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट कवर करिकुलर एरियाज, जो करिकुलम से रिलेटेड आपका एरिया पार्ट चल रहा है, मतलब आपके जो सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड, उसमें आपने कितना ग्रोथ किया है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज इट इज़, ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, ऐसे आ जाता है को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू, आपका कई सारे ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज, तो ये आपका सही हो जाएगा। और जो आपका को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट है कंसिस्ट ऑफ लाइफ स्किल्स, जो आपकी लाइफ की जो स्किल्स हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, जितने भी आपकी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, स्किल्स हैं, कौशल्स हैं, चाहे वो आपकी जो आपके अक्वाइंटमेंट की बात करें, सदाचार की बात करें, किसी से कैसे बात करनी है, किसी से कैसे हाथ मिलाना है, किसी से कैसे मिलना है, या फिर आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी स्किल्स होती हैं जो आपके अंदर डेवलप की जाती हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव का यहाँ पर ये मतलब है। और को करिकुलर एक्टिविटीज़, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। ठीक, assessment in co-scholastic areas is done using the number of techniques on the basis of recognized criteria, while assessment in life skills is done on the basis of indicators of assessment and checklist। जो आपका लाइफ स्किल्स जो आपकी असेसमेंट होता है वो आपका चेकलिस्ट के माध्यम से आपका डेवलपमेंट हो सकता है, और आपका जो इसके अलावा जो आपकी डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में मैं अभी आगे बात करूँगी। गाइस प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, आपको आगे कई इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आपका जो ऑब्जेक्टिव है सीसीई का, फंक्शंस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। सीसीई हेल्प्स द टीचर्स टू सिस्टमाइज इफेक्टियस टीचिंग स्ट्रेटजीज। जो इसका फंक्शन है, सीसीई का जो फंक्शन है वो ये है कि इफेक्टिव तरीके से टीचिंग स्ट्रेटजीज को बनाना, सीसीई। ठीक है, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन सर्व्स टू डिटेक्ट वीकनेस एंड परमिट्स द टीचर्स टू असर्टेन सर्टेन इंडिविजुअल्स लर्नर्स। नेक्स्ट है थ्रो कॉन्टिन्यूस असेसमेंट स्टूडेंट्स कैन नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप जो कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होता है, टीचर्स उनका इवैल्यूएशन असेसमेंट करते रहते हैं और उनमें क्या कमियां इसको बताते रहेंगे, तो बच्चा खुद अपने आप में जो कमियां होती हैं उसके बारे में जानकर उनको सुधार करने की कोशिश करता रहता है। CC help in identifying changes in attitudes and values। आपके जो आपके आइडेंटिफाई, जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होने चाहिए उनमें परिवर्तन करता है, और आपके वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स में भी चेंज करता है। ठीक है, CC प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरियाज। आई थिंक अब आपको दोनों वर्ड बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, को स्कॉलिस्टिक एंड स्कॉलिस्टिक एरियाज। ठीक है, तो इनके बारे में, प्रोग्रेस के बारे में आपका इन्फॉर्मेशन देता है और उनमें सुधार भी करता है। अब हम बात करेंगे एस्पेक्ट ऑफ सीसीई। सीसीई में